गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी ठीक है, उससे कुशल हैं और कार्य अपना समय अनुसार कर रही हैं और अपना विशेष ध्यान रख रही हैं। बेटा आज हम पाठ नंबर 4 करने जा रहे हैं, शब्द तथा एवं शब्दों के भेद। तो बेटा हम न जाने कितने शब्दों का प्रयोग अपने हर दिन प्रतिदिन कर रहे होते हैं। आपको पता है आपके मुख से जितने भी शब्द निकल रहे होते हैं आप उनका कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है ना। ऐसा नहीं है कि हम कोई भी शब्द बोल दें और जिसका अर्थ ना हो कि वो भी शब्द कहलाए, ऐसा नहीं है। ये जो शब्द होते हैं बेटा, ये हमारी विभिन्न तरह की ध्वनियों के मिलने से बने होते हैं। किनके? ध्वनियों के मिलने से बने हुए होते हैं। अब ध्वनियाँ कौन कौन सी होती हैं हमारे? अ, आ, ई, क, ख, ग, घ, ड। ये क्या होती हैं? हमारी ध्वनियाँ होती हैं। जब इनको आपस में मिलाते हैं और एक सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं तो ये हमारा शब्द बन जाता है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक शब्द ले देती हूँ, किताब। ठीक है, अब किताब हमारे किस किस से मिल के बना हुआ था? क, ई, त, आ, ब, अ। यानी कि ये हमारा कितने शब्दों से मिलके बना है? 6। कितने ध्वनियों से मिलके बना है? 6 वर्णों से मिलके बना है, तब ये जाके हमारा किताब बना है। ठीक है, अगर मैं इसकी जगह बोल दूँ आपको तिकाब, त, ई, क, आ, ब, अ, तो क्या इसका कोई अर्थ है? नहीं है। तो शब्द क्या होंगे बेटा? जिनका कोई अर्थ हो, जिनका कोई ना कोई अर्थ हो वही हमारा शब्द कहलाता है, ना कि जिसका कोई अर्थ नहीं है वो भी हमारा शब्द में आए। ठीक है बेटे, अब क्या होगी शब्द की परिभाषा? ध्वनियों के मेल से बने अर्थवान या सार्थक शब्द रूप ही शब्द कहलाते हैं। ठीक है बेटे, अब सबसे महत्वपूर्ण बात बेटे शब्द की क्या होती है? वो ये होती है कि शब्द अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। मतलब हम जानते हैं कि जब हम शब्द का प्रयोग किसी भी वाक्य में कर देते हैं तो उसकी स्वतंत्रता क्या होती है बेटे? वो समाप्त हो जाती है। लेकिन जब तक वो शब्द वाक्य के अंदर नहीं आता तब तक क्या होता है बेटे? वो स्वतंत्र होता है। अगर हम इसको वाक्य में डाल देते हैं तो ये क्या होता है? नियमों के अंदर बंध जाता है और इसकी स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं शब्द के विशेषताओं की। तो शब्द के अंदर क्या विशेषता होती है? तो शब्दों की रचना होती है वो विभिन्न ध्वनियों के मेल से होती है। ठीक है, क्योंकि अलग अलग ध्वनियाँ जब मिलती है तभी शब्द का निर्माण होता है। शब्द भाषा की अर्थवान इकाई है, मतलब जिसका कोई अर्थ भी होता है और सार्थक भी होती है, और जो कोई ना कोई अर्थ अवश्य देता है वही हमारा शब्द होता है। शब्द स्वतंत्र होते हैं, ये तो आप जानते हैं कि जब तक हम उसका वाक्य प्रयोग नहीं करते वो स्वतंत्र होता है। ठीक है बेटे, अब बात करते हैं शब्दों के वर्गीकरण की, मतलब उसको कितने भागों में बांटा गया। तो जो शब्द है उसके भेद हैं 4, उनके 4 आधारों पर किया गया है। सबसे पहला उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा विकार के आधार पर और चौथा है अर्थ के आधार पर। तो हम बेटा बारी बारी से हर रोज़ एक एक के बारे में जानेंगे। आज हम सिर्फ उत्पत्ति या स्रोत के बारे में सीखेंगे कि उत्पत्ति या स्रोत का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो उत्पत्ति या स्रोत का जो स्रोत है बेटा उसका मतलब होता है सोर्स, यानी उत्पत्ति स्थान। इंग्लिश में हम सोर्स कह सकते हैं, इसका मतलब है उत्पत्ति स्थान, मतलब ये किस स्थान से इसका उत्थान हुआ, किस स्थान से यह आया है। अब शब्दों के जो विभिन्न स्रोत होते हैं और उनके जो उत्पत्ति स्थान हो सकते हैं। ठीक है, जो शब्दों के स्रोत हैं वही उसके उत्पत्ति स्थान हो सकते हैं। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर हमने इसे 4 भागों में बांटा है। जो शब्द के स्रोत के आधार पर शब्द भेद हैं वो 4 आधार पर हैं। सबसे पहला है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा है देशज शब्द और चौथा है विदेशी या आगत शब्द। ठीक है, तो अब तत्सम शब्द के बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले इसका जानते हैं अर्थ। तत् और सम, यह 2 शब्दों के मेल से बना हुआ होता है। तत् का मतलब होता है उसके और सम का मतलब होता है समान, यानी कि उसके समान। यहाँ पर उसके का प्रयोग बेटा संस्कृत के लिए किया गया क्योंकि ये हमारे संस्कृत के शब्द होते हैं जिनका प्रयोग हम यूं का यूं हिंदी में कर रहे होते हैं। तो संस्कृत से आए हुए शब्दों का जब हिंदी में यूं का यूं हम प्रयोग करते हैं वो हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, सीधा ही हम इनका संस्कृत में से उठा के हिंदी में प्रयोग कर लेते हैं। जैसे कि आपको मैं बता दूं चक्षु, चक्षु क्या होती है? नेत्र, आँख। ठीक है, अगर हम इसको नेत्र भी कहेंगे तो ये क्या है? हमारा संस्कृत का शब्द है। ठीक है, सर्प क्या है? हमारा सांप। हिंदी में इसका क्या अर्थ बनाते हैं हम? इसका बदला हुआ रूप क्या देते हैं? सांप, यानी कि सर्प होता है हमारा तत्सम शब्द। नृत्य,
नाचना, प्रातः, सवेरा। तो ये शब्द क्या होते हैं, हमारे संस्कृत के शब्द होते हैं, जिनका हम बिना बदलाव किए यूं के यूं हम अपनी हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं, वो हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है बेटे, अब बात करते हैं तद्भव शब्द की। अब जो तद्भव शब्द होते हैं बेटे, वो कौन से शब्द होते हैं? वो शब्द होते हैं हमारा, सबसे पहले उसका अर्थ जानते हैं, तत् जमा भव। तत् जमा भव, ये तद नहीं तत्, जब इसका हम संधि विच्छेद करते हैं तद जमा भव बन जाता है। ये तद का मतलब, तत् का मतलब होता है उससे, और भव का मतलब हुए, यानी कि उससे विकसित हुए। अब ध्यान से सुनेंगे, जो संस्कृत के शब्द होते हैं उनका जो बदला हुआ रूप होता है वही हमारा तद्भव शब्द कहलाता है। यानी कि मैंने आपको बताया था नेत्र, नेत्र हमारा तत्सम शब्द है, और नेत्र का जो हमने अर्थ निकाला था आँख, तो वो हमारा तद्भव शब्द है। आया समझ में? संस्कृत के शब्द हैं जो उनका जो बदला हुआ रूप है, यानी कि उनका जो अर्थ हम निकालते हैं वही हमारा तद्भव रूप कहलाता है। जैसे कि हम संस्कृत में दंत बोलते हैं, दंत का मतलब क्या होता है? दांत। ठीक है, तो दंत हमारा संस्कृत का शब्द है, और दांत हमारा जो हिंदी का अंदर इसका हम अर्थ लेकर जो आए हैं वो हमारा हिंदी का शब्द बन गया। आया समझ में? तो तत्सम शब्द हमारे संस्कृत के शब्द होते हैं जिनका प्रयोग हम हिंदी में यूं का यूं करते हैं, और तद्भव शब्द हमारे संस्कृत के शब्दों का बदला हुआ रूप होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं देशज शब्द की। देशज शब्द क्या होते हैं बेटे? देशज शब्द का अर्थ होता है देश में जन्मा हुआ, यानी कि हमारे अपने देश में जन्मे हुए शब्द। जो ये देशज या देशी शब्द होते हैं बेटे, जो ये हमारी विभिन्न बोलियों और हमारे जो ग्रामीण इलाके हैं उनसे ही हमें मिले हुए शब्द होते हैं। देशज शब्दों के कुछ उदाहरण होते हैं, जैसे ढक्कन, थप्पड़, लोटा, पकड़ी, थैला या भोंपू। ठीक है, खिड़की, ये सब हमारे क्या है? देशी शब्द है, मतलब हमारे ग्रामीण इलाकों में बोले जाने वाले देशी शब्द, वही हमारे देशी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अब कहीं भी चले जाओ आप, हर जगह की हर बोली में और हर शब्द का अर्थ कुछ ना कुछ अलग और बदला हुआ मिलता है, वही हमारा देशी शब्द कहलाता है। अब बेटा बारी है विदेशी या आगत शब्द की। जो विदेशी आगत शब्द होते हैं बेटे, ये विदेशी और आगत शब्द का आगत का अर्थ जान लेते हैं। आ का मतलब आए और गत का मतलब हुए, यानी कि जो दूसरी भाषाओं से हिंदी भाषा के अंदर आए जाते हैं, लाए जाते हैं, वही हमारे आगत या विदेशी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अब हमारी जो हिंदी है बेटे, उसके अंदर हम अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी तथा अनेक भाषाओं के शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब इनमें से कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके बारे में बताती हूँ मैं। अरबी, फारसी और जो तुर्की शब्द हैं जो इन शब्दों में बताए गए हैं वो है हमारे जैसे गरीब, अदालत, पनीर, चपरासी, मसाला, ज़िला, कागज़, सरकार, संदूक, ज़मीन, आराम, खजाना, अफसोस, चाबी आदि। ये क्या है? हमारे उर्दू और फारसी के शब्द हैं। जैसे कि हम शब्द बोलते हैं आज़ादी, मैं आपको उससे समझाती हूँ। आज़ादी, आज़ादी जब हम बोल रहे हैं तो मैं आज़ादी नहीं बोल रही, आज़ादी बोल रही हूँ, यानी कि ज़ के नीचे बिंदु लगा हुआ है। ये किसका शब्द है? हमारा अरबी फारसी का शब्द है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारी जो हिंदी है बेटा, वो अनेक भाषाओं के अपने अंदर समाई हुई है, अनेक भाषाओं के शब्दों को अपने अंदर समाई हुई है। हमारी हिंदी भाषा में इतनी ताकत होती है कि वो किसी भी भाषा के शब्दों को अपने अंदर ला सकती है। ठीक है बेटा, अब इसमें हम जैसे कि हम कई शब्दों का प्रयोग करते हैं अंग्रेजी के, जैसे हम टेलीफोन का प्रयोग करते हैं, हम हॉस्पिटल का प्रयोग करते हैं। हम ये हॉस्पिटल शब्द है, जब हम इसका उच्चारण हिंदी में कर रहे हैं तब भी हॉस्पिटल बोलते हैं, और अंग्रेजी में कर रहे होते तब भी हॉस्पिटल बोल रहे होते। तो इस प्रकार से बेटा हमारी हिंदी के अंदर जो विदेशी आगत शब्द हैं हम उनका भी प्रयोग करते हैं। तो बेटा आज हमने उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद जाने हैं। तो वो कौन कौन से थे? हमारे तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। और जो शब्द था बेटा वो क्या था? शब्द किसे कहते हैं? ध्वनियों के मेल से बने अर्थवान या सार्थक रूप ही शब्द कहलाते हैं। ठीक है बेटे, तो आज सिर्फ हम शब्द का सिर्फ इसके एक आधार पढ़ा है हमने, वो है उत्पत्ति का आधार। सिर्फ आप इसको ही जानेंगे और इसको ही अच्छी प्रकार से समझने की कोशिश करें। उम्मीद है कि आप सभी को ये अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बेटे।